हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हम लोग हमारे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, किस तरीके से हिमाचल में वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस को एड्रेस किया जा रहा है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस है। साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे 3 पार्ट्स अभी तक हुए हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, उनको आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो। इस लेक्चर के बाद जो जिस्ट है क्लियर, उसको आप लोगों के टेलीग्राम चैनल, अगेन जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दैट इज हिमाचल प्रदेश जी की तूफानी पहाड़ी। क्लियर, आप उसके ऊपर क्लिक करिए, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे आप लोगों के साथ जो है वो जिस्ट शेयर कर दिया जाएगा। जो इस स्पेसिफिक सर्वे का 5th पार्ट है, जो अंतिम पार्ट रहेगा, वो 3 दिन के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। नो डाउट 4th पार्ट में काफी ज्यादा डिले हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें ज़्यादा अर्जेंट बेसिस के ऊपर करनी थी, चाहे वो एचएस के इंटरव्यूज़ थे या फिर बुक्स थी। क्लियर, तो अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को क्लोज कर देंगे। बजट जो हिमाचल प्रदेश का है उसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर डल चुका है, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो देखिए, चैप्टर में क्या है वो तो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ ही लेंगे, डिस्कस कर ही लेंगे, या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया हो या किसी ने आपको पढ़ा दिया हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वो है पहले चीजों को अंडरस्टैंड करना कि अगर कोई स्कीम है तो वो क्यों है। क्लियर, देखिए इकोनॉमिक सर्वे बताता क्या है आप लोगों को। इकोनॉमिक सर्वे किसी भी एक स्पेसिफिक इशू का क्या स्टेटस है, यानी कि जैसे हेल्थ है उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलती है। उसके साथ साथ सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स उस इशू को एड्रेस करने के लिए लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके साथ साथ वो इनिशिएटिव कैसे काम कर रहे हैं उनकी असेसमेंट भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे के सारे चैप्टर्स को इस तरीके से समझोगे, सोचोगे कि अच्छा ये स्कीम है तो ये क्यों है, तो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो सॉल्यूशन है और उनके सॉल्यूशंस का जो स्टेटस है, उन तीनों की तीनों चीजों को आप लोग बहुत आसानी से विजुलाइज कर पाओगे। और ये चीजें आप लोगों को होता है ना कि एक तो हम याद करते हैं कि डाटा को याद कर लो, दूसरा है हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलती है तो वहां पे पहले चीजों को विजुलाइज करो, अंडरस्टैंड करो, फिर ये जो डाटा वगैरह है 2 4 5 बार रिवाइज करोगे तो जो फैक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली आप लोग मेमोराइज कर लोगे। तो ये कोई बड़ा ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को इतना प्रेशर में हम ले लेते हैं कि पिछले साल अच्छा बहुत मुश्किल सवाल आए हैं, क्लियर, तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स पूछेंगे, तो हम लोगों का रहता है कि जहां पे भी कुछ भी ना कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा देखने को मिला उसको बस याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद कर लोगे, कुछ लोगों का अच्छा रहता है कि वो ज़्यादा मेमोराइज देर तक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अल्टीमेटली चीज़ें जो काम में आएंगी आपके प्री के बाद आपने मेंस भी लिखना है। क्लियर, तो जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, आप उतना ही अच्छा आंसर लिख पाओगे और आप लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। जहां पे हम कहते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल्स डालो, हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स को डालो, वो आप तभी डाल पाओगे जब आपने इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा या इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। क्लियर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की जो रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में, और हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, भूल जाइए कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, बस अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करिए। क्लियर, अब सबसे पहले मैं आपसे वाटर से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा। एक चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी कि अभी भी हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारा रूरल एरिया है, 90% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और रूरल एरिया की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है जी, एग्रीकल्चर होती है। क्लियर, और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ये जो फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, सारी की सारी जो एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, दैट इज योर क्रॉप्स। क्लियर, और क्रॉप्स के लिए जो है वो आपको पानी की, वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। अब आप लोग खुद सोचिए, ठीक है, जब आप पंजाब आते हो या हरियाणा आते हो तो आप लोग देखते हो कि हर खेत जो है वहाँ पे आप लोगों को जल की बिल्कुल ईजिली सुविधा जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे कैनाल्स का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी जो है, क्लियर, वो इतनी थोड़ी डिफिकल्ट है कि वहाँ पे इरिगेशन या पानी क्रॉप्स तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑब्वियस बात है हिमाचल प्रदेश जो है वो हमेशा इरिगेशन से रिलेटेड,
हमेशा इरिगेशन से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो फेस करता रहता है, और उसको एड्रेस करने के लिए हिमाचल प्रदेश में अब तुम कैनाल नहीं खोद सकते। क्लियर, नो डाउट जो प्लेन वाले नीचे वाले एरियाज हैं, जैसे तुम लोग देखोगे कि मेनली जो कैनाल इरिगेशन हमारे यहाँ देखने को मिलती है वो कांगड़ा वाला एरिया है, ऊना वाला एरिया है, यानी कि जो प्लेन एरियाज है। लेकिन जो हमारे हिली एरियाज है वहां पे इरिगेशन के आप लोगों को कुछ डिफरेंट साधन जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इरिगेशन के, देखिए जब हम इरिगेशन करते हैं तो उसके लिए माइनर इरिगेशन होती है, मीडियम होती है, मेजर होती है। क्लियर, तो जो हमारी माइनर इरिगेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं जहां पे हम लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वहां छोटे छोटे एरियाज में बहुत ज्यादा बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। वहां पे कोई छोटा सा एक है ना, छोटा सा सिर्फ लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि नीचे नदी बह रही है उससे पानी खींच लिया, वो भी आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में पानी की कोई कमी नहीं है। हां, हिमाचल में इरिगेशन अभी भी एक चैलेंज है, और उसमें ज्योग्राफी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्लियर, तो पहली चीज जो आप अपने आसपास देखते हो वो देखते हो कि यार इरिगेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी हम लोग जो है वो काफी डिपेंडेंट रहते हैं कि यार बारिश हो जाए तो हमारी खेती जो वो अच्छी चलती रहे। पहली बात। क्लियर, दूसरी बात, दूसरा जो पानी वाटर है वो हम लोगों का जो डोमेस्टिक यूज है उसके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, पीने के लिए पानी के बिना तो वैसे भी जीवन नहीं है। तो डोमेस्टिक यूज में भी आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज करो। अब तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं, लेकिन जब आप थोड़े से छोटे होंगे, आज से 10-15 साल पहले, या आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, जो हिमाचल में कोई शहर वाला भी है वो भी कहीं ना कहीं गांव के साथ तो वो लिंक्ड है ही, तो आप लोग देखते थे या देखते होंगे आज से 15 साल पहले कि हिमाचल प्रदेश में जो गर्मियां जब आती थी तो पानी की समस्या हो जाती थी। क्लियर, नलके घरों में नहीं हुआ करते थे, हर घर में तो नहीं थे पहले। क्लियर, नलके जो है वो एक गांव का एक कॉमन नलका हुआ करता था, वहां पे 2-2 3-3 बाल्टियां किसी ने भर ली, नहीं तो जो आसपास के कुएं वगैरह हुआ करते थे वहां से लोग जो है वो पानी लेके आया करते थे। तो हिमाचल में डोमेस्टिक यूज के लिए भी पानी की जो है वो काफी समस्या रही है। क्लियर, तो ऑब्वियस ही बात है, हिमाचल जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं है, और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना एक हिली एरिया में वैसे भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, या कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे बर्फ आपको काफी देखने को मिलेगी वहां पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। क्लियर, तो यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जब वाटर मैनेजमेंट की बात आएगी तो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, या जो वाटर मैनेजमेंट उसके 2 फोकस एरियाज रहेंगे, जिनमें जो पहला फोकस एरिया है वो है डोमेस्टिक वाटर यूज। क्लियर, कि हर घर जल, हर घर पानी जो है वो पहुंचना चाहिए। तो अभी सरकार ने, अभी गवर्नमेंट ने, ये मैं यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम की बात करूंगा। क्लियर, सर यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कीम को या एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक हर घर में जल होना चाहिए, हर घर में फंक्शनल टैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नल लगा दिया और पानी उसके अंदर है ही नहीं। क्लियर, तो प्रॉब्लम थी कि डोमेस्टिक वाटर यूज के लिए नल जो है या फंक्शनल टैप जो है, यानी जिनमें पानी आता रहे, रोज वाटर मिले, रोज पानी मिले, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है उसका फायदा हिमाचल प्रदेश की जो एक प्रॉब्लम थी उसको देखने को या उसको सॉल्व करते हुए देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश जो फंक्शनल टैप हैं, यानी कि जो हर घर में अब नल बन रहा है या नल खुल रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर, तो हमारी एक जो प्रॉब्लम थी वो अब हम लोगों को सॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है। और ये मेरे को कहां से पता चला, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में आप लोग उस स्कीम को भी पढ़ोगे कि कौन सी स्कीम थी, और उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो उस स्कीम के थ्रू कैसे जो है वो फंक्शनल टैप या पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ में हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी की वैसे ही समस्या हो जाती है, जहां पे जो है ना कुएं वगैरह है, बावड़ी वगैरह है, उनका पानी भी सूख जाता है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो है वो हैंड पंप भी काफी लगाए जाते हैं। तो हैंड पंप भी आपका जो डोमेस्टिक यूज है, चाहे अपने लिए चाहे आपके जानवरों के लिए है, वहां से हैंड पंप का पानी जो है वो काफी यूज किया जाता है। अगेन हिमाचल प्रदेश में हैंडपंप में जो वाटर अवेलेबिलिटी है, जैसे अगर मैं पंजाब में हैंडपंप खोदना होगा, अब तो चलो फिर भी थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो गई है, तो बहुत जल्दी पानी मिल जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे है, अगेन ड्यू टू हिली टेरेन। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में वाटर क्राइसिस को टैकल करने के लिए या जो डोमेस्टिक वाटर यूज है उसके लिए जो वो हैंडपंप्स का भी या हैंडपंप्स के लिए भी सरकार के द्वारा स्कीम्स रन की गई हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करो, पानी है, अब वाटर पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, तो आपको वाटर को मैनेज भी करना है। जहां पे वाटर से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा डोमेस्टिक वाटर यूज है, प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए क्या प्रोग्राम्स हैं वो रन किए गए, और उन प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस कैसे कि अच्छा हिमाचल प्रदेश में अब बताओ कितने है ना जो है वो नल है। जैसे मैं आपको एक पूरा इंडिया का डाटा देता हूं,
रूरल एरियाज में 17% घरों में ही पूरे इंडिया में ओनली 17% ही हाउस होल्ड ऐसे थे जहां पे फंक्शनल टैप हुआ करते थे। ये मैं बात कर रहा हूं 2016-17 की। क्लियर। और सरकार ने टारगेट रखा कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में, यानी कि हर जो हमारे गांवों का घर है, क्लियर, वहां तक जो है वो फंक्शनल टैप यानी कि पानी की सुविधा, नल जो है वो उनके घरों में लगाना है। क्लियर। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या काम कर रही है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। तो पहला जो है वो डोमेस्टिक वाटर यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। दूसरा रह जाएगा वो रहेगा इरिगेशन। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, अगर पंजाब हरियाणा जैसी जगह है तो वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी नहरें बना दो तुम लोग, बड़ी बड़ी कैनाल्स बना लो, क्योंकि प्लेन एरियाज है, कैनाल खोदना जो है वो आप लोगों के लिए आसान है। और यहाँ का जो मिट्टी है वो भी कोई बड़ी हार्ड रॉक नहीं है, मिट्टी सॉफ्ट है। क्लियर। या जो रॉक यहाँ की पे है वो कंपेरेटिवली सेडिमेंट्री रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। तो यहाँ पे जो कैनाल्स बनाना है वो भी हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे तो जो बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, क्लियर, या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे काम चलेगा। पर हिमाचल प्रदेश में जो इरिगेशन है उसके लिए जो है उसके ऊपर जो फोकस किया जाता है वो कौन रहते हैं, वो आपके माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रहते हैं। क्लियर। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके 2000 हेक्टेयर से कम की जमीन को जो सींचने के प्रोजेक्ट होते हैं उनको माइनर कहते हैं। क्लियर। 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट से 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच की जमीन जो है उसकी सिंचाई की जाएगी, उसको हम लोग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। और जो आपके मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं या लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो होते हैं आपके जहां पे 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन की सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट्स को रन किया जाता है। तो हिमाचल में सिर्फ एक ही मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि हम लोग इरिगेशन में भी माइनर इरिगेशन के ऊपर जो वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कल्टिवेबल लैंड है या जो कल्टिवेटेड एरिया है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम है जितनी जमीन हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा कि जो वाटर्स हैं, पानी से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या स्कीम्स रन की गई हैं और उन स्कीम्स का क्या स्टेटस है। देखिए, इस चीज को समझ लो, आने वाले सारा डाटा में सारा डिस्कस करूंगा, हर चीज जो है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। दूसरा है एनवायरमेंट। अब देखो यार, हिमाचल, क्योंकि अगेन हिमालयन इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, हिल इकोसिस्टम को हम लोगों ने मैनेज करना है, और इस स्पेसिफिक टाइम पे एनवायरमेंट के लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपका क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देख रहे हैं। क्लियर। और फ्यूचर में आप लोग इसका और ज्यादा इंपैक्ट देखोगे। तो जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बात करते हैं तो ये जो हिली एरियाज हैं, जो हमारे हिमालयन इकोसिस्टम है, इसके लिए डिफरेंट प्लान बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां से नदियां निकल रही हैं, यहां से नदियां फ्लो कर रही हैं, और किसी भी तरह का क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट होगा तो या तो नदियों का पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। क्लियर। तो उस चीज की असेसमेंट हम लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर करनी पड़ेगी। तो जो क्लाइमेट चेंज है, क्लियर, अब देखिए, क्लाइमेट चेंज पहले आपको प्रॉपरली असेस करना है। पहले प्रॉपरली आपकी असेसमेंट होगी कि अच्छा जो क्लाइमेट चेंज है इसका इंपैक्ट किन किन जगहों के ऊपर पड़ रहा है। जैसे अभी रावी बेसिन की मैं बात करूंगा, सतलुज बेसिन की मैं बात करूंगा, ब्यास बेसिन की मैं बात करूंगा, यानी जहां जहां से नदियां आपकी बहती हैं जिनका मैंने नाम लिया। अब इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है कहीं इनका इंपैक्ट इन बेसिन्स या इन एरियाज के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर पड़ेगा तो आपको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले प्रॉपर एसेस करिए, प्रॉपर नॉलेज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमाचल प्रदेश और ऑन हिली इकोसिस्टम या हिमालयन इकोसिस्टम। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो प्रॉपर असेसमेंट के लिए के ऊपर काम हो रहा है, जहां पे प्रॉपर नॉलेज के लिए बेसिन्स को जो है वो अलग अलग बेसिन्स को स्टडी किया जा रहा है कि कहीं उनके ऊपर किसी तरह का इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। साथ में कोलैबोरेशंस की जा रही हैं। क्लियर। कोलैबोरेशंस का मतलब है कि जैसे एशियन डेवलपमेंटल बैंक के साथ कोलैबोरेशन कर ली, यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर ली। क्लियर। और सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का या किसी भी एक त्रासदी का, वो इंपैक्ट पड़ता है जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे वुमेन है, क्लियर, या जो पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, क्लियर, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठाने, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिशरी के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है, या पूरा जो है वो अपने घर की जो खेती जितनी भी हो रही है उसी के ऊपर डिपेंडेंट, और ड्यू टू क्लाइमेटिक इफेक्ट, क्लियर, उसकी उस साल की खेती नहीं हुई, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए जीवन यापन करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने हर लेयर्स के ऊपर जो है वो कोई ना कोई पॉलिसी बनानी है, यानी कि जहां पे आपको पता चले कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कहां पे पड़ रहा है, आपने प्रॉपर कोलैबोरेशन करनी है, आपने प्रॉपर R&D करनी है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो वो फ्यूचर में चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्कीम्स बनानी है, कोई ना कोई प्रोग्राम्स बनाने हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में आप लोग मेजर जो एरिया या इस चैप्टर के अंदर जो मेजर पोर्शन देखोगे वहां पे इसी चीज को एड्रेस किया गया है।
क्लियर। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हर जगह ही है, वो है प्लास्टिक। तो आपको पता ही होगा शायद कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो प्लास्टिक को यूज़ को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। क्लियर, काफ़ी समय हो गया अब तो हिमाचल में प्लास्टिक का यूज़ बैन है। तो अब प्लास्टिक के सब्सटीट्यूट देखो, नहीं तो किसी ज़माने में होता था ना, हर चीज़ प्लास्टिक में होती थी, सब्जियां प्लास्टिक में लेके जा रहे हो। क्लियर, उसके साथ साथ जो है वो जो प्लेट्स बनती थी पहले, वो है ना, वो आपकी थर्मोकोल की प्लेटें बना करती थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अभी स्पेसिफिक टाइम पे आपको बैन होती हुई देखने को मिल रही हैं। और हिमाचल प्रदेश, हमारा कल्चर इतना एनरिच है, आप सब लोगों ने देखे होगा ना, जो पतलू होते हैं। क्लियर, यानी कि जो लीव से बनते हैं, जो पेड़ों के पत्तों से जो है वो हम जो जब धाम वगैरह खाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं हम सारे के सारे लोग। तो अब उनके ऊपर लोग वापस आ रहे हैं। बीच में आप लोगों ने देखा होगा 5-7 साल 8 साल पहले कि लोग जो है वो सारी चीज़ें जो है ना, कि प्लास्टिक की प्लेटें यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के ग्लास यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के ही या थर्मोकोल की प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब सरकार ने उसको बैन कर दिया। अब लोग बैक टू बेसिक फिर वापस वहीं चल पड़े हैं कि जो ढूंढना होता है हमारा, जिसमें कटोरी जिसको हम लोग कह सकते हैं, या जो हमारी पूरी थाली है, वो सारी की सारी अब लीव से बनी हुई है, पत्तों से बनी हुई है। आपके अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रॉब्लम और उसका क्या सोल्यूशन है। और सरकार ने ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक बैन कर दिया, फाइन भी है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको सरकार कलेक्ट भी करती है और लोगों को पैसा देती है। क्लियर, लेकिन हाँ, यूजेस जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोहिबिटेड है। तो एनवायरनमेंट के जो दो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम थी, प्लास्टिक से रिलेटेड चैलेंज था और क्लाइमेट का जो इशू है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम लोगों को स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखने को मिल रही है। क्लियर, तो कहानी समझ आया नहीं आया तो कुछ नहीं होगा इसमें। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ अब इसी जो हमारी एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, इसी के साथ पूरे लेक्चर को या पूरे इस चैप्टर को मैं सिंक्रोनाइज करूंगा। डन, तो चलिए चलते आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आप क्या बताया था आपको कि जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक वाटर यूजेज जो है, क्लियर, उसमें रूरल एरियाज की अपनी प्रॉब्लम है, अर्बन एरियाज की अपनी प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज की जो प्रॉब्लम है वो शिमला में हमने 2016 में देखी थी, और अब फिर हमें शिमला में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, रूरल एरियाज में जहां पे लोगों के घरों में नल ही नहीं है, क्लियर, नलका ही नहीं है, तो वो एक बड़ा चैलेंज है कि भाई वहां पे जो वो टैप पहुंचाओ, और वो जो टैप है वो फंक्शनल होना चाहिए। जो अर्बन एरियाज है वहां पे लोगों के घरों में नलका है, लेकिन वहां पे आप लोग पानी पहुंचाओ, वाटर पहुंचाओ, किसी तरह का पानी का क्राइसिस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वाटर को मैनेज करो। तो यही रीजन है कि हम यहां पे देखते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहां पे पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, जिसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर घर में 2024 तक आते आते फंक्शनल टैप पहुंचाना। फंक्शनल टैप का मतलब क्या है कि हर दिन एक इंसान को कम से कम 55 लीटर का जो है वो पानी मिले। यानी कि अगर किसी घर में जो है वो 2 ही लोग हैं, तो उस घर में जो है वो हर रोज जो है वो 110 लीटर का पानी मिलना चाहिए। वो फंक्शनल टैप हो जाएगा। क्लियर, कहानी समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो 2019 का स्कीम था। हिमाचल प्रदेश जो इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो 91% हाउस होल्ड है वहां तक टैप कनेक्शन पहुंच चुका है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो नेशनल एवरेज है, यानी कि पूरे इंडिया में जितने घरों तक नल और पानी पहुंचा है, वो सिर्फ 45.50% है। तो हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो इंडिया का एवरेज है उससे ऑलमोस्ट डबल जो है वो हिमाचल का एवरेज है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि इवन मैं भी जब कंपेयर करता हूँ आज से 15-20 साल पहले, जब मैं भी गांव में रहा करता था, जब मैं चंडीगढ़ मूव किया उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और आज जब मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और आप लोग भी होपफुली उस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व करते होंगे। तो हिमाचल प्रदेश जो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश का जो पूरी कंट्री में रैंक है वो 8th रैंक है। क्लियर, 8वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश है फंक्शनल टैप पहुंचाने में। जो रैंक 1 है वो गोवा का है। गोवा में स्पेसिफिक टाइम पे 100% घरों में जो है वो फंक्शनल टैप यानी कि नलका जो है वो लग चुका है, और पानी भी वहां पे रेगुलर आ रहा है। समझ आया कहानी कि नहीं आया? तो क्या समझे आप लोग कि प्रॉब्लम थी टैप की, उसके लिए जल जीवन मिशन आया, और जल जीवन मिशन आया तो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है, क्लियर, उसमें हिमाचल प्रदेश जो उसमें 17.28 लाख हाउस होल्ड में से जो है वो 15.80 लाख हाउस होल्ड जो है वहां तक फंक्शनल जो टैप है वो पहुंच चुका था, या फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो पहुंच चुके हैं। कहानी समझ यहाँ पे आया? तो यार ये डाटा वगैरह जो ना वो याद रख रहे ना, 15.80 17.28 लाख कितने हाउस होल्ड है, कितने घरों में जो है वो पानी पहुंच चुका है। क्लियर, तो ये जल जीवन मिशन होपफुली आप लोगों को समझ आ गया।
अब दूसरी बात है कि जो अर्बन वाटर या अर्बन एरियाज है वहां पे रेगुलरली पानी पहुंचे, क्लियर, किसी तरह का कोई त्रासदी ना आए, किसी तरह का कोई इशू ना आए, तो उसके लिए जो है वो अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा रन की गई है, जहां पे है ना हिमाचल में स्पेसिफिक टाइम पे जो वो 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। 61 अर्बन लोकल बॉडीज का मेरा मतलब क्या है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, क्लियर, आपके जो हैं वो नगर पंचायत हैं, क्लियर, और उसके साथ साथ जो वाटर सप्लाई स्कीम है 59 टाउन्स की, वो जल शक्ति विभाग के अंतर्गत है। जो शिमला टाउन की वाटर स्कीम्स है वो शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के अंदर है, और जो परवाणु की स्कीम है वो किसके अंदर है, वो हिमुडा के अंदर है। तो ये याद रखिएगा, टोटल 50 जो आपकी 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें 59 जो है वो हिमाचल या सॉरी जल शक्ति विभाग के द्वारा रन किया जा रहा है, और बाकी जो है वो आपका शिमला जल प्रबंधन बोर्ड है या आपका जो है वो हिमुडा है, क्लियर। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अर्बन एरियाज में जो वो वाटर की सप्लाई जो है वो प्रॉपर आ सके, क्लियर। यहां तक कहानी सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो तीसरा है, इसको थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो तीसरा प्रोग्राम है दैट इज योर हैंड पंप प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही थोड़ी देर पहले कि समर में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी खड़े होती है ना, जो रिबुलेट्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी जो धाराएं बहती हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, वहां से गांव तक जो है वो पानी आता है, क्लियर। और गर्मियों में वहां पे पानी जो है वो सूख जाता है, जिसके कारण गांव में हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। तो यही रीजन है कि हैंडपंप प्रोग्राम जो वो सरकार के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है, और जनवरी 2022 तक टोटल 40,624 हैंडपंप जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, क्लियर। तो ये जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। नो डाउट हैंडपंप का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल में जहां पे हैंडपंप्स जो है उनको काफी अच्छे तरीके से जो है वो यूज किया जाता है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें एनिमल्स वगैरह को जो पानी वगैरह पिलाया जाता है, क्लियर। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट एक प्रोग्राम एक है, आप एक कंसेप्ट समझिए, दैट इज कमांड एरिया डेवलपमेंट। देखिए कमांड एरिया डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कमांड एरिया कहते हैं एक ऐसा एरिया जहां पे कल्टीवेशन की जा सकती है, क्लियर, और जहां पे इरिगेशन की सुविधा को हम लोग पहुंचा सकते हैं या हम लोगों को पहुंचाना चाहिए। तो ये सेकंड टॉपिक जो हमारा आएगा दैट इज इरिगेशन, उसके साथ जो है वो हम लोग इसको रिलेट करेंगे। लेकिन जो तीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी डोमेस्टिक वाटर यूज से रिलेटेड, होपफुली वो आप लोगों को क्लियर होगी। डन। तो यहां पे थोड़ा सा पढ़ लो कि फिजिकल टारगेट क्या रखा हुआ है। इस 3,640 हेक्टेयर जो है वो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया, क्लियर, यानी जहां पे आपने इरिगेशन जो है वो पहुंचानी है, जिसमें से 1,735 तक जो है उस तक 2021 तक आते आते वहां तक हमने जो है वो इरिगेशन पहुंचा दी है, और टोटल जो खर्चा है वो आपका 13.57 करोड़ आया है। तो टारगेट रखा हुआ है 3,660 हेक्टेयर एरिया तक जो है वो हम लोगों ने इरिगेशन को पहुंचाना है, क्लियर। और कमांड एरिया मतलब जहां पे इरिगेशन जो है वो आपकी पहुंच चुकी है, और उस इरिगेशन के पोटेंशियल को आप लोगों ने प्रॉपरली यूज करना है। तो पहला हिस्सा होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे हिस्से की हम लोग बात करेंगे दैट इज इरिगेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है और आप लोग इसको याद रखोगे, यहां से बहुत बार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 55.67 लाख हेक्टेयर, क्लियर। और इसमें से सिर्फ 5.83 लाख हेक्टेयर ही एक ऐसे एरिया है जहां पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, जहां पे हम लोग जो है वो खेती करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस एरिया में से जहां पे इरिगेशन पहुंच सकती है, क्लियर, जो इरिगेशन पोटेंशियल वाला एरिया है वो आपका 3.35 लाख हेक्टेयर एरिया है, क्लियर। और इसमें से 0.50 लाख हेक्टेयर एरिया जो है, क्लियर, ये मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके अंदर आएगा, क्लियर, आ रहा है। और जो बाकी बचा हुआ एरिया है दैट इज 2.85 लाख हेक्टेयर, ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके थ्रू जो है वो उस वहां पे हम लोग इरिगेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये जो टोटल एरिया पहुंचा, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, क्लियर, जो हिमाचल प्रदेश में माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, क्लियर, जो 2,000 हेक्टेयर से कम के एरिया के लिए रहते हैं, उनका ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में जो ज्योग्राफिकल टेरिटरीज हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, क्लियर। तो ये डाटा जो है वो आप सब लोग ध्यान रखिएंगे। अभी तक 2.92 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो उसको इरिगेशन के अंतर्गत लेके आया जा चुका है, क्लियर। लेकिन जो पूरा एरिया है ये हमारा बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो अभी तक हम जो है वो मैं यही कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो काफी एरिया है वो अभी भी रेन फेड है। रेन फेड का मतलब है कि अभी भी हम बारिश के ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर एग्रीकल्चर, क्लियर। कहानी समझ आ नहीं आया? डन। तो अभी तक जो है वो ये आपने ध्यान रखना है 2.92 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेशन के अंदर आ चुका है, जिसमें से
0.50 जो है ये मीडियम और जो हमारे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू अंडर में आएगा, और बाकी जो है वो आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो थ्रू जो है वो इरिगेशन के अंदर आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज योर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में एक ही है, और उस मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम जो है वो है शाह नहर प्रोजेक्ट, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और जो टोटल इसकी कैप है ना जो है ये प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, और इसकी जो इरिगेशन कैपेसिटी है ये 15,287 15,287 जो हेक्टेयर लैंड है, क्लियर, वहां तक जो है वो इरिगेशन को प्रोवाइड करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 से ज्यादा की जिसकी कैपेसिटी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। सेकेंड है दैट इज योर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बजट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि 2021-22 में 315.24 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया गया था फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। क्लियर? और अभी तक जो है और टारगेट रखा गया था कि 8,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो इन पैसों को यूज करके इरिगेशन के अंतर्गत लेके आएंगे। अभी तक 5,653 यानी 5,653 हेक्टेयर एरिया जो है वो सितंबर 2021 तक, जिसके लिए 18.59 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा किया जा चुका है। क्लियर? तो अभी तक ये वाला एरिया जो है सितंबर 2021 तक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। ये सिर्फ एक बजट ईयर की बात हो रही है, ये ओवरऑल बात नहीं है। डन। नेक्स्ट है हमारे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो कंप्लीट हो चुके हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे दो चीजें आप ध्यान रखोगे, क्या क्या, कि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है और उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले बिलासपुर में है चंगर। क्लियर जी? चंगर एरिया प्रोजेक्ट है बिलासपुर में, 2,350 हेक्टेयर का एरिया है। दूसरा जी है सिद्धाता, कांगड़ा में है, 3,150 हेक्टेयर का एरिया है। क्लियर? अगला जी मंडी में है बल वैली, ठीक है जी, लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसका जो एरिया है वो 2,780 2,780 हेक्टेयर है। इसके साथ साथ हमारा एक और है दैट इज जो हमारा सिद्धाता वाला एरिया है। क्लियर? अभी इसमें जो है वो और एरिया जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है, 2,705 जो हेक्टेयर की लैंड है वो अब जो सिद्धाता वाला इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसकी एक्सपेंशन के ऊपर लगा हुआ है। इसके साथ साथ दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, जो हमारे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। मीडियम इरिगेशन का मतलब होता है 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर की जिनकी कैपेसिटी रहेगी। एक आपका है जी फिना सिंह कल्टीवेटेड एरिया जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 4,025 हेक्टेयर जो है वो ये इरिगेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो नदौन है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अंदर है, 2,980 हेक्टेयर जो है वो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो एरिया कवर किया जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो मेजर आ गया, तो मेजर तो भाई एक ही है, शाह नहर प्रोजेक्ट है, लेकिन जो मीडियम है वो आप सब लोगों ने ध्यान रखने हैं, पहला, दूसरा, ठीक है जी, बल आ गया तीसरा, फिना सिंह चौथा, और जो नदौन वाला आ गया दैट इज योर फिफ्थ। क्लियर? तो आपने इसको प्रॉपरली विजुलाइज करना है। यहां से जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आप सब लोगों से पूछे जा सकते हैं। इवन कि जब आप इरिगेशन की बात करोगे तो इन प्रोजेक्ट्स के नाम भी आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। क्लियर? तो यहां तक कहानी सबको समझ आया नहीं आया? तो जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे, जो भी कंसर्न्स थे, जो भी सोल्यूशंस थे, वो होपफुली आप सब लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं सेकंड में। सेकंड में मूव करने का लॉजिक क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वहां पे हमने दो चीजों की बात की थी, पहली क्लाइमेट की बात की थी, दूसरी हमने प्लास्टिक मैनेजमेंट की बात की थी। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो उसने प्लास्टिक को कैसे मैनेज कर रहा है ताकि जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो हिमाचल प्रदेश ने एक हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 है, इसके अंतर्गत जो प्लास्टिक आइटम्स है उनके यूज को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। और जिन्होंने प्लास्टिक को यूज किया है 2021-22 में टोटल 385 वायलेटर्स थे, यानी कि जिन्होंने प्लास्टिक को यूज किया, और उनके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा फाइन लगाया गया। टोटल 3.43 लाख फाइन जो है वो उनसे कलेक्ट किया गया। इस स्पेसिफिक टाइम पे जो पॉलीथीन बैग हैं, थर्मोकोल के जो भी है ना प्लेटें वगैरह आती हैं, वो सब कुछ जो है वो कटोरी है, स्टिक्स हैं, फोक, नाइफ, स्ट्रॉ, जो भी प्लास्टिक का बना हुआ है उसको हिमाचल प्रदेश में जो वो कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। और उसके साथ जिसके पास प्लास्टिक है उसके लिए सरकार ने एक बाय बैक पॉलिसी चलाई हुई थी, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो नॉन रिसाइक्लेबल है, क्लियर, जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, वो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसको खुद खरीदती थी, जहां पे पर केजी 75 रुपीज जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता था। उसके अंतर्गत सरकार ने जो वो टोटल 42.17 लाख रुपीज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड किए हैं। क्लियर? इसके साथ साथ सरकार जो वो प्रमोट कर रही है जो पत्तल और डोना होते हैं, क्लियर, मतलब जो पत्तों से बने हुए, चाहे आपकी कटोरियां बोल लो, चाहे आप पत्तल से बने हुए, जो जिसको पत्तल कहा जाता है, पत्तों से बनी हुई जो वो आपकी प्लेट्स होंगी,
होपफुली जो हिमाचल से है उसको उनके बारे में पता होगा। क्लियर। तो हिमाचल जो सरकार है वो उसके ऊपर फोकस कर रही है। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट्स हैं वो पत्तल बनाने की मशीनें या डोना बनाने की मशीनें जो हैं वो हमारे लोगों को दे रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो उनका निर्माण कर सके और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर किसी तरह का भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। क्लियर। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एनवायरनमेंट के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी है कि जब भी आप कोई काम करो, यानी कि जो बिजनेसमैन जब भी कोई काम करे तो उससे एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है तो उसका एक सोल्यूशन भी दे सकते हो आप। जैसे कि यही जो कॉर्पोरेट्स है ये जो है वो हमारे यहाँ पे जो मशीनें प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था पत्तल या डोना बनाने के लिए। क्लियर। तो एक कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो है वो मशीनों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक 100 पत्तल और डोना बनाने की मशीनें जो हैं वो कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी है। क्लियर। तो सरकार अगर प्लास्टिक बैन कर रही है, क्योंकि देखिए यार प्लास्टिक के ऊपर बहुत सारे लोगों की जो है वो एम्प्लॉयमेंट आधारित थी, तो आप एकदम बंद करके जो है वो उनको रोड पे नहीं लेके आ सकते, तो एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो वो बनाना पड़ेगा कि अच्छा प्लास्टिक छोड़ो अब आप इनको यूज करो। क्लियर। और हिमाचल में चीजें अब ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। यहां तक कहानी सबको समझ आ गया। तो ये तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है अब हमारा क्लाइमेट चेंज से इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सबसे पहले असेसमेंट बड़ी ज्यादा जरूरी है। तो असेसमेंट के लिए स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज बना हुआ है, और इसकी जो फॉर्मेशन की है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, क्लियर, ये फॉर्मेशन की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसको असिस्ट किया गया है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, क्लियर, ये हुई है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। क्लियर। तो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसका एक सब मिशन है, दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। उसके अंतर्गत जो है वो स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, हिमाचल प्रदेश नॉलेज क्लाइमेट सेल ऑन क्लाइमेट चेंज, HPK-CCC, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। क्लियर। और इसके लिए जो वो फंडिंग 1.12 करोड़ का पैसा जो वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यहां पे जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उसको असेस किया जा रहा है। ब्यास के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट है उसको प्रॉपरली असेस किया जा चुका है। और अभी जो सतलुज रिवर बेसिन है, जहां जहां से सतलुज नदी आपकी बहती है, जो 1800 पंचायतें और 12,500 विलेजेस को कवर करती है, जिनमें ध्यान रखिए किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर है। अब यहां पे जो है वो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यानी कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसको अब इन एरियाज में असेस किया जा रहा है। तो यहां पे आप ध्यान रखना सारा, ठीक है, कि सतलुज रिवर बेसिन जो है उसमें कितने पंचायतें आ रही हैं, कितनी गांव आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसमें कवर की जा रही है। तो नॉर्मली होपफुली आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि ये जो है वो सारे का सारा क्यों आ रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो एक क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड एडाप्टेशन प्लान किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है उसके लिए भी प्लान किया गया है, क्योंकि इन एरियाज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो अभी इनकी भी प्रॉपर जो है वो रेगुलर असेसमेंट हो रही है, ताकि देखिए क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो तो होना ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसको हमने मिटिगेट भी करना है, यानी कि उसको हमने कम भी करना है। तो जिन एरियाज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ ऐसे इनिशिएटिव शुरू करो जिससे उस क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसको वो सह सके। क्लियर। एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में जो वो प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि नेचर के साथ आप जीत नहीं सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो कि अगर किसी या क्लाइमेट चेंज के अंदर के कारण जो है उनके एग्रीकल्चर के ऊपर या किसी भी काम के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो पहले ही उनके लिए सोल्यूशन जो है वो निकाल दो। ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ जाए और उसके बाद में लगे पता कि अच्छा इसका जो है वो लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर इतना ज्यादा नुकसान पड़ा है। तो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को असेस करने का फायदा भी रहता है कि किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, और उससे फिर हम लोग फ्यूचर में जो है वो पॉलिसीज डेवलप करते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ अब हिमाचल या हिमालयन सिस्टम के आसपास जो हमारी हिमाचल की स्टेट्स हैं उनके साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट के बिना आप लोग कभी भी क्लाइमेट चेंज या किसी भी तरह का जो इंपैक्ट है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी शिमला में, सिक्योर हिमालय सेफ इंडिया, 18 और 19 दिसंबर 2021 को। तो उसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स के ऊपर कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसके बारे में जो वो यहाँ पे हमें डिस्कशन होती हुई देखने को मिलेगी। तो क्या है, असेसमेंट है, साथ में कोलैबोरेशन है जो बाकी जगहों के साथ या बाकी स्टेट्स के साथ जो है वो हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट एडॉप्शन एंड फाइनेंस इन रूरल एरिया। तो जैसे मैंने बताया था आपको
कि जो लाइकली जिनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऑब्वियसली होता है रूरल एरियाज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और उनमें भी जो वुमेन स्पेसिफिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो वुमेन जो ऑलरेडी नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, उनके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही कारण है कि एक जो फाइनेंस है या फंड जो है अंडर क्लाइमेट एडाप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल एरियाज प्रोजेक्ट, क्लियर, इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको स्पेशल अटेंशन दी जाए, उनको स्पेशल हेल्प की जाए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इनके ऊपर ज़्यादा पड़ सकता है उसको हम लोग मिटिगेट कर सके। क्लियर। सिमिलरली एक नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने रिसर्चर्स हैं, एनजीओज हैं, उन सबको जो है एक साथ इकट्ठा किया जाए और फिर डिस्कशन की जाए और फिर कुछ प्लान किया जाए कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो उसको जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो आसान भाषा में ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं वो कोलैबोरेशन की बात करते हैं, या जो ये लास्ट पॉइंट और जो इससे पहले हमने कॉन्फ्रेंस की बात की वो कोलैबोरेशन की बात करता है टू एड्रेस दी चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो ये क्लाइमेट एडॉप्शन फाइनेंस इन रूरल इंडिया है, ये बात करता है कि जो हमारा निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, लाइकली जिसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके इंपैक्ट को कैसे हम लोग रिड्यूस करें। क्लियर। इसके साथ साथ तो अभी तक क्या देखा हमने कि कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कैसी कोलैबोरेशंस हो रही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। क्लियर। तो देखिए, जो हमारा नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, NAFCC, क्लियर, इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिनमें 3 मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स बन रही हैं। 1 सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बने। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का मतलब है जहां पे हम डायरेक्टली पानी जो है वो बहती धारा से जो है वो खींचते हैं। काफी जगहों पे जो है वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ही चलती है। 35 माइनर इरिगेशन स्कीम चल रही है। 21 पॉन्ड्स बन रहे हैं। कुल बन रही है। कुल होपफुली पता ही होगा आप लोगों को, जो कुल है वो भी काइंड ऑफ मतलब उसी की तरह होती है, गहरा रहता है, जिसमें वाटर वगैरह जो है उसको स्टोर किया जाता है, पानी वगैरह जो भी, या तो नीचे से पर्कुलेट होता है। क्लियर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट अगर इस रूप में पड़ेगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास पानी के, या स्पेशली जो एग्रीकल्चर है उसके लिए पानी की सुविधा जो है वो हमेशा होनी चाहिए, और उसके लिए इन सारी की सारी चीज़ों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। साथ में लोगों को ट्रेन करने के लिए जो वो 7 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो जो रीजनल भाषा और इंग्लिश है उसमें डेवलप किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को भी इसका फायदा हो रहा है। 696 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। 30,880 फार्मर जो है उनको ट्रेंड किया जा चुका है। कैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन को आप लोगों ने यूज करना है वो भी इसके अंतर्गत जो वो पुश किया जा रहा है। ये जो ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन होती है ना, ये वाटर की वेस्टेज को काफी कम करती है। होपफुली आप लोगों ने देखा, ड्रिप में क्या होता है कि डायरेक्टली जो रूट्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो रूट्स हैं आपके प्लांट्स के, उनकी जड़ों में जो वो पानी दिया जाता है। स्प्रिंकल में क्या होता है, जो आप देखते हो कि पानी जो है वो घूम है ना, स्प्रिंकल की फॉर्म में जो है वो आपके जो भी आपकी खेती है, जो भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वहां तक पहुंचता है। तो ज़्यादा ड्रिप और इरिगेशन के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो वो इंटरक्रॉपिंग ऑफ मेज एंड पल्सेज, और उसके साथ साथ जो एसआरआई कल्टीवेशन में कुछ नहीं है, जो चावल है उनमें, क्योंकि राइस का एक प्रॉब्लम है, राइस बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है, यानी कि बड़ा ज़्यादा पानी लेता है। क्लियर। जैसे आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए, पानी जो है, जो राइस है उसको जड़ों में पानी चाहिए होता है स्टार्टिंग में, जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है, और उतना पानी जो है वो इवेपोरेट भी होगा, और उसके साथ साथ राइस अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी सूखेगा। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, अब वो राइस कल्टीवेशन को थोड़ा डिस्करेज कर रही है, क्योंकि पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी एसआरआई में बेसिकली कुछ नहीं, एसआरआई में क्या होगा कि प्रॉपर स्पेसिंग होगी राइस के जो सीड्स हैं उनके बीच में, और उसके साथ साथ जो वाटर है उसकी यूजेबिलिटी है, उसकी यूज जो है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। थोड़ा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका है। और साथ में जो इंटरक्रॉपिंग है वहाँ पे मेज और पल्स जो है, मक्की और जो पल्सेज हैं आपकी जो दालें हैं, उनको साथ में लगाया जाएगा। क्लियर। ताकि अगेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिलते रहें, और उसके साथ साथ अगर कोई एक क्रॉप फेल होती है तो दूसरी क्रॉप जो है वो साइमल्टेनियसली चल सके। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनके लिए सरकार के द्वारा जो है वो अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो सीड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि ओट्स कितने किए गए, बरसीन कितनी की गई, क्लियर, कितना ग्रीन फॉडर किया गया, यानी कि चारा जो है वो कितना किया गया, जिसमें शोरगुम है और बाजरा है, जिंजर कितना किया गया, गार्लिक कितना किया गया, कितनी लैंड के लिए किया गया। तो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि अगेन, क्योंकि एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट भी करना है। क्लियर। यहाँ तक कहानी सबको समझ आ रही है। इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो सकता है कि सवाल आप लोगों से पूछा जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है।
क्लियर। तो एक प्रोजेक्ट है दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर। तो इसके लिए ना एक सिराज, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिराज ब्लॉक है, उसके अंदर एक पंचायत है, ठीक है, जिसका नाम है लंबा थाच पंचायत। क्लियर। उसके लिए जो है वो 59 लाख रुपीस जो है वो लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा, ताकि वहां पे लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, यानी कि लोग जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके। क्लियर। नेचुरल जो रिसोर्सेज उनको यूज कर सके और उनका एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज का, उसको रिड्यूस किया जा सके। क्लियर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग, चाहे मैं वुमेन की बात करूं या अब मैं रूरल एरियाज की बात करूं, ये सारे का सारा जो है वो आपके क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उन चीज़ों की या उस सॉलिड वेस्ट का किया जाता है जिसको बाद में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सॉलिड वेस्ट वो है जो बार बार अब यूज़ नहीं होगा, उसका यूज़ जो है वो खत्म हो चुका है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा इशू है, जो हम लोग शहरी क्षेत्रों में तो देखते थे, अब हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखना शुरू कर दिया। लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अभी तक शहरी क्षेत्रों का जो है वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो अलग अलग जगहों के ऊपर जो है वो सरकार ने साइट्स को आइडेंटिफाई किया, और टोटल 10 साइट्स आइडेंटिफाई की गई है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जो है उनको रन किया जाएगा। तो वहाँ पे देख लो सारा ठियोग है, नारकंडा, कसौल, धर्मपुर, सरकाघाट। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो टेम्पल कमिटीज है हमारी, जहाँ से किचन वेस्ट निकलता है, तो ध्यान रखना जहाँ पे किचन वेस्ट निकला है ना, तो इसका मतलब वो इतना किलोग्राम पर डे की बात कर रहे हैं जिस सॉलिड को आप लोगों ने जो वो डंप करना है या मैनेज करना है। और जहाँ पे ये किचन वेस्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब है वो टन्स पर डे, जैसे 1.8 टन पर डे जो है वो जो थ्योक की जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, क्लियर, वहां से जो है वो हम लोगों को जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो 10 साइट्स जो आइडेंटिफाई की गई हैं। ठीक है जी। त्रिलोकपुर नाहन में है, जोगिंदर नगर में है, बैजनाथ पपरोला में है। तो ये सारे के सारे जो 10 के 10 आपकी साइट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है फॉर दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनके बारे में आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, पहला लेक्चर आज का, जिसके बारे में हम लोगों ने 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। किस किस के बारे में डिस्कस किया? हमने पढ़ा कि कैसे वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना और कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज को हम लोगों ने एड्रेस करना है। यहां तक कहानी सबको समझ आ गया? क्लियर। तो चलिए सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कुछ मत किताबें पढ़ो, अभी जो जर्नल आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो अभी तक आप लोग सोच रहे हो या आप अपने आसपास देख रहे हो, बस उसी को ही विजुलाइज करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूंगा, तो हमारी अगेन जो जोग्राफिकल टेरिटरी है वो बिग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता हूं ना, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि बहुत लार्ज एरियाज चाहिए होते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं वो वेल डेवलप होने चाहिए। और जब मैं ट्रांसपोर्ट चैनल की बात करता हूं तो मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट में रेलवे आता है, ट्रांसपोर्ट में एयर वे आते हैं, क्लियर, ये आपके एयरपोर्ट्स आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूंगा तो हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा नहीं है। यही कारण है, जैसे शायद हम लोगों ने किसी से पहले वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया होगा, कि जो कांगड़ा चाय थी ना, जो पालमपुर में टी लगती है, कांगड़ा टी जो है, क्लियर, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी हुआ करती थी। जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो अंग्रेजों ने उसको बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लिया था कि तो बेस्ट है। बट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चलो वो 1905 का अर्थक्वेक भी आ गया था, वो भी एक रीजन था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो चीज़ भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। इवन अभी भी हम उसको उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आसाम टी और यहाँ की चाय में कोई फर्क नहीं। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे बंगाल पोर्ट था, थोड़ा पहुँचाना आसान था, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे रूल भी जो है वो डेवलप होगी हुई थी। तो यही कारण है कि वहाँ पे थोड़ा इजी रहा, थोड़ा आसान रहा उस एरिया का डेवलप होना। यहाँ पे हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो हिमाचल में बिग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। तो सबसे पहली जो चैलेंज है इंडस्ट्रीज के लिए वो तो है कि बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ज्योग्राफिकल एरियाज बहुत कम है। यही कारण है जब आप लोग हिमाचल प्रदेश में देखते हो तो हिमाचल प्रदेश की जो पेरिफेरीज हैं, जैसे नालागढ़ वाला एरिया, बरोटी वाला, ये सारा जो एरिया है, क्लियर, ऊना वाला एरिया, जो बिल्कुल प्लेन एरियाज है, वहां पे ही हम लोग जो है वो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल हब्स देखते हैं। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन तो चलो सही है, लेकिन एरिया वाइज जो है वो आप लोगों को बिल्कुल प्लेन एरिया जो टेरिटरीज है वो देखने को मिलती है। अब बड़ी इंडस्ट्री आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि भाई किन्नौर या लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जो है वहां पे आप कुछ और ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करोगे। तो हिमाचल में जो बिग इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी ज्योग्राफी जो है वो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बाकी चीजें तो एड्रेस हो सकती है। तो पहला जो इशू है वो ये है बड़ी इंडस्ट्रीज का। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे हम लोग जो ज्यादा फोकस करेंगे वो किसके ऊपर फोकस करेंगे?
एमएसएमईज के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि जो हमारे लघु उद्योग है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और हिमाचल में उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो पहला और जो सबसे बड़ा इशू है वो है इंडस्ट्रीज में एरिया। तो हिमाचल में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज या बहुत ज्यादा बिग इंडस्ट्रीज को नहीं डेवलप किया जा सकता है, यही कारण है कि हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा हम एमएसएमईज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जिन एरियाज में बिग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन सकते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज बन सकते हैं, वहां पे हमारी सरकार ने जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है जहां पे प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो वो देखने को मिलेगा, जहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी, अपना प्रोडक्शन वगैरह जो भी उन्होंने करना होगा वो करेंगी, अपने पैसा पैसा भी कमाएंगे और हमारे प्रदेश को भी कुछ देके जाएंगी, चाहे एम्प्लॉयमेंट दें, चाहे टैक्स दें, चाहे जो मर्जी दें। क्लियर। तो एक बड़ा ही फेवरेबल जो है वो तो आपका है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहां पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चाहे कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई है, चाहे जैसे मैंने बताया आपको कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए हैं, तो उनको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा आ जाएगा, जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, दैट इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म की जब कुछ भी करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो यहां से अप्रूवल लो, वहां से अप्रूवल लो, ये करो वो करो, यानी कि बिजनेस करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्लियर। इजिली क्लियरेंसेज नहीं मिलती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अब दूसरा चैलेंज ये था कि भाई कैसे इजी क्लियरेंस मिले ताकि कोई सोचे और भी इंडस्ट्रीज ओपन कर सके। तो अब हिमाचल प्रदेश जो है वो इजी क्लियरेंस जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है, जहां पे इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह पे कंसोलिडेट कर लिया कि यानी आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस है, यानी कि 100 डिपार्टमेंट है वो अलग बात है, आप मेरे पास आओगे, मैं बाकी अप्रूवल करवा लूंगा, आपका मेरे से बात होगा, मैं आपको जो है वो अप्रूवल फाइनल करके दे दूंगा। तो ये अच्छा स्टेप है जिससे इंडस्ट्री जो है वो इजिली यहाँ पे आएंगी, क्योंकि ओवरऑल मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, हिमाचल में तो ऑब्वियस बात है फिर उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बहुत ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे। वो कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना ज्यादा जो है वो गलत है, क्योंकि उससे इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं रहती थी कि वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करे। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम नेशनल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी चीजें जो हमें बेटर देखने को मिल रही है। अगला है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। क्लियर। अब मेरे पास आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तो कौन मेरे को सपोर्ट करेगा? सरकार मेरे को सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो है वो काफी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। जैसे शायद आपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में सुना होगा, जहां पे सरकार जो वो 40 लाख तक का लोन देती है। तो वो भी इंडस्ट्रीज में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करने के लिए उन प्रोग्राम्स को सरकार के द्वारा रन किया गया है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो माइनिंग एक इंपॉर्टेंट पहलू है, नेगेटिव भी है। बहुत ज्यादा माइनिंग, हम लोगों को इलीगल माइनिंग हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। तो उस इलीगल माइनिंग को कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फाइनली, क्योंकि रूरल इकोनॉमी है, तो कॉटेज इंडस्ट्री, जो ग्रामीण उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, क्लियर, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग हैं, ऑब्वियस बात है इनके ऊपर जो है ज्यादा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे या जब हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पे इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर जो वो कवर किया, या सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा। तो देखो होगा कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हिमाचल ने क्या किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। क्लियरेंस, यानी कि जो रेड टेपिज्म है उसको कैसे सॉल्व किया गया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो हमारे यहाँ पे लॉन्च किए गए। एमएसएमईज के लिए स्पेशल पुश किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स रन की जा रही है जिसमें वो फाइनेंस कर रही है, या कुछ जो इंडस्ट्रीज उनको टैक्स हॉलीडेज वगैरह भी दिया गया थे, तो बद्दी वगैरह में इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुई हैं आपकी। माइनिंग में जो इलीगल माइनिंग है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ रहा है और उसके साथ साथ जो सरकार को भी टैक्स नहीं आ रहा है, उसके लिए जो है वो कुछ इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए। चाहे क्योंकि जो इलीगल माइनिंग है ना, जो पंजाब से सटे हुए एरियाज यहाँ पे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे फिर चेक पोस्ट्स वगैरह जो वो प्रॉपर बनाए गए हैं जिनसे जो इलीगल माइनिंग है उसको काउंटर किया जा सके। और साथ में जो आपका खाद्य एंड विलेज है ना, उद्योग है, केवीआईसी जो है, क्लियर, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हिमाचल प्रदेश में जो खाद्य और विलेज उद्योग है उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि वहां से हिमाचल प्रदेश में काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है और उसके साथ साथ लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। तो जब आप बात करोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तब आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोचना पड़ेगा। तब सिर्फ आप बड़ी बिग इंडस्ट्रीज, फार्मास की नो डाउट, जैसे यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, काफी फ्लरिश है,
जब हम उसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जग जाहिर ही है, हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पे मैं बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं लघु उद्योग बना सकता हूँ, लोग घरों में काम कर सकते हैं, 90% के आसपास लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। क्लियर? तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको जो विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा ही होता है, और जो चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें समय की डिमांड है, वही चीज़ें जो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर? यहाँ तक कहानी सबको समझ आया? तो चलिए, तो वापस आओ, तो देखिए क्या क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज जब उनको डेवलप किया गया है। अब ध्यान रखो, जो याद रखना है आपने, अभी तक हिमाचल में टोटल 62 इंडस्ट्रियल एरियाज एंड एस्टेट्स की डेवलपमेंट हो चुकी है। क्लियर? और अभी ऊना में चक गांव जो है उसको जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो नोटिफाई किया हुआ है। तो ये एक फैक्ट है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूंगा तो हिमाचल प्रदेश पहले 16th पोजीशन में था। हमारा एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड है, डीपीआईआईटी, क्लियर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, वो इंडेक्स रिलीज करता है स्टेट वाइज की कौन सी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश पहले 16th पोजीशन पे था, अब हिमाचल प्रदेश जो 7th पोजीशन पे आ गया है। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि काम करने के लिए जो बिजनेसमैन है उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जिनमें मैंने आपको बताया एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो बना हुआ है, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह जाइए, वहां से जो है एक इंटरफेस होगा, जाओ परमिशन लो, ऑनलाइन ले लो, अब तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? इसके साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट ने एक मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन डाला हुआ है। क्लियर? बर्डन डालना नहीं हुआ है, मतलब एक मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन जो है वो प्रोग्राम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से जो कंप्लायंसेस हैं कि यहाँ साइन करो वहां साइन करो, उनको रिड्यूस किया जा सके। क्लियर? तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन चीजों को जो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसके कारण बिजनेस शुरू करने में डिले होता है, तो उसको रिमूव ही कर दो। क्लियर? उसको मिनिमाइज कर। तो सरकार जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो कदम है, ये अब हम लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है। और हिमाचल प्रदेश में जो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है MRCB को इंप्लीमेंट करना, यानी कि वहां पे वो आइडेंटिफाई करेगा, क्लियर, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से ऐसे कंप्लाइंसेज इनको रिमूव भी कर दिया जाए तब भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, या जो कंप्लाइंसेज उनको रिमूव किया जाए। और उसके लिए जो है वो एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है, जिसके जो चेयरमैन है उनको वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेंगे। तो आसान भाषा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, चाहे MRCB है, ये दोनों के दोनों जो है वो बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा आसान राह हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदान कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हिमाचल में जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFMEPE इस स्पेसिफिक स्कीम का जो है वो शुरुआत किया गया था। क्लियर? इस स्पेसिफिक स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या जो फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जो लघु उद्योग है, क्लियर, जो फूड जैसे अचार वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जो अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वो लेके आ जाए। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे तो सरकार को भी पता चलेगा, और उसके साथ साथ उनके लिए सरकार कोई स्कीम प्रोग्राम बनाएगी तो उनको उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो वो मिल सकेगा। क्लियर? तो सरकार जो है, जो हमारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं, उनमें 70.98 लाख रुपीज जो सरकार ने जो है वो इंस्टॉल किया है, या सीड कैपिटल जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्यूज किया है, पैसा दिया है। और उसके साथ साथ सरकार ने इनक्यूबेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं। इनक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं घर पे बैठ के कोई काम कर रहा हूँ, क्लियर, मेरे पास ना टेक्नोलॉजी है, या मैं एक ऐसी कोई चीज़ बना रहा हूँ जो है ना फूड प्रोसेसिंग चीज़ बना रहा हूँ, दूध से बनी चीज़ बना रहा हूँ मान लो, या कोई ऐसा जैम बना रहा हूँ जो वैसे खराब हो जा रहा है गर्मी में, लेकिन मेरे को एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हो, प्रॉपर मेरे को कोई गाइड करे, मेरे को हेल्प करे, मेरे को बताए कि कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाऊंगा। तो इनक्यूबेशन सेंटर बेसिकली जो बनते हैं वो आजकल जो जो ये नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, या नए नए जो इंडस्ट्रीज या नए नए जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाई जाती है, एक ऐसा एरिया इंफ्रा बिल्ड किया जाता है जहां पे वो बैठ के अपना बिजनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और उनको सपोर्ट किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो 3 इंक्यूबेशन सेंटर है, तो पढ़ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ कहाँ है इस स्पेसिफिक स्कीम के लिए? डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सब लोगों को पता है कहाँ पे है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ एक चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है, पालमपुर में है, सबको पता है इसके बारे में भी। कृषि विज्ञान केंद्र है आपका जो है वो आपका कुमकुम सेरी में है, जहां पे 3 करोड़ रुपया परमार यूनिवर्सिटी को दिया गया है। 2.59 करोड़ रुपीस जो है वो पालमपुर में दिया गया है, और 2.52 करोड़ रुपीस जो है वो आपका कुमकुम सेरी में दिया गया है। तो आपने इन तीनों को जो है वो याद रखना है, तीनों को जो है वो आप लोगों ने मेमोराइज रखना है। क्लियर? या मेमोराइज करना है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जिस स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा था वो था कि सरकार ने जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना कुछ शुरू करना है उनके लिए एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो 40 लाख तक का लोन मिलता है, जहां पे सब्सिडी जो है वो जहां पे सब्सिडी जो है, ठीक है, जैसे वुमेन को कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों को भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ये लोन दिया जाता है। पहले एज होती थी कि आप अगर 18 से 45 साल के बीच में है तो इस स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हो, लेकिन अभी उस एज को जो है वो 18 से 50 साल कर दिया गया है। क्लियर? यानी कि 45 से अब ये 50 साल हो गई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी तक 5000 प्रोजेक्ट जो है स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत जो है वो सैंक्शन किए जा चुके हैं और 15,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड हो सकी है। तो ये स्कीम जो है वो काफी इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर मैं माइनिंग की बात करूंगा तो माइनिंग में जो पेनल्टी पहले 25,000 रुपया हुआ करती थी, अब उस पेनल्टी को इंक्रीज किया गया है, 50,000 हो गया है। और उसके साथ साथ जो हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, जहां पे सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग होती थी वहां पे प्रॉपरली जो है वो चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और कोई भी जो है अब वो अगर इलीगल माइनिंग करता हुआ पाया जाएगा तो 2 साल तक की सजा और 50,000 का फाइन जो है उसको पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया। क्लियर? और सरकार ने जो है वो 220 माइनिंग साइट्स जो है वो इनको स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो लोगों को ऑक्शन किया हुआ है ताकि किसी भी तरह का जो बायसनेस है या किसी तरह की जो इलीगल माइनिंग है उसको ज़्यादा पुश ना मिले, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया, और उसके साथ साथ जो स्टेट एक्सचेकर है उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? यहाँ तक कहानी सबको समझ आ गया। इसके बाद जो है वो एमएसएमईज की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए जो एमएसएमईज हैं उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लो क्या है। ठीक है जी, माइक्रो कहा गया जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक की है। स्मॉल कहा गया जहां पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है, टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक है। मीडियम कहा गया जहां पे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ तक है। पहले डिफरेंट जो है वो आपका पहले ये हुआ करता था, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कहा जाता था, माइक्रो कहा जाता था जो 25 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है, सर्विस कहा जाता था जहां 10 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कहा जाता था 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स बना रही है, और अगर सर्विस है तो 2 करोड़ से कम है, स्मॉल कहा जाता था। मीडियम कहा जाता था सर्विस गुड्स वाली को 10 लाख से कम, और जो सर्विस वाली उसको कहा जाता था 10 करोड़ से कम, और मीडियम जो आपका सर्विस एंटरप्राइजेस थी उसको कहा जाता था दैट इज योर जिसकी जो लेस देन 5 करोड़ है। क्लियर? अगर वो सर्विस में डील कर रही है। लेकिन अभी जो आप इसको जो कंपोजिट क्राइटेरिया जहां पे जो आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस के ऊपर जो अब एमएसएमईज को डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर? तो अब थोड़ा सा जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो नेक्स्ट आपका है खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से जो है वो जो आपके लघु उद्योग है स्पेसिफिकली उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत हुई है। ये यूनियन लेवल के ऊपर काम करता है। इसका जो स्टेट विंग है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो शिमला में है। क्लियर? और इसके 13 खाद्य इंस्टीट्यूशन जो वो हमें हिमाचल के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे मैप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट देखो 2017-18 में 1418 लोगों को दी और 2020-21 में जो वो 1804 लोगों को दी। इसका जो हिमाचल की शाखा है जिसका निर्माण अलग स्टैट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू किया गया उसका जो नाम है वो है हिमाचल प्रदेश खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, HPKVIB। ये 8 जनवरी 1968 को जो है वो इसकी फॉर्मेशन की गई। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि किस तरीके से जो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, किस तरीके से ऐसी चीजें प्रोड्यूस की जाए जिनको जो वो सेल किया जा सके, और उसके साथ साथ कैसे जो रूरल कम्युनिटी है वो सेल्फ रिलायबल बने। तो KVIC जो है वो उसका यही हमें मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ KVIC का एक प्रोग्राम है जिसका नाम स्फूर्ति है। स्फूर्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कुछ ऐसे ट्रेडिशनल जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको फिर से रिवाइव करना ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ पे एक सिरमौर में जो वो बी कीपिंग क्लस्टर जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया गया है। क्लियर? और महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ सिरमौर जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। और इसके लिए एक आपका लीबी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बी कीपिंग एंड एग्रो एंटरप्राइजेस लुधियाना के अंदर है। वहां पे जो है या उस वो जो है वो इस बी कीपिंग में इस स्पेसिफिक जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ की, उसकी जो है वो उसको असिस्ट करेगी, उसकी जो है वो मदद करेगी। क्लियर? तो यहां तक कहानी जो है वो सबको समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HPSIDC। देखो
अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूशन जो है वो मदद करेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो हेल्प करेंगे। किस चीज के लिए वो इंस्टीट्यूशन हेल्प करेंगे, कुछ स्पेसिफिक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि HPSID का मतलब क्या है। देखिए सरकार ने ना, यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम MIIUS की शुरुआत की थी, आई थिंक 5-6 के आसपास की थी। तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज उनको और बेटर किया जा सके और मॉडर्न तरीके से जो वो डेवलप किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है HPSIDC। क्लियर। और ये दो जगहों के ऊपर जो है वो हाई क्वालिटी और बेस्ट जो है वो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप कर रही है। एक जो है वो आपकी पंडोगा है, पंडोगा कहाँ पे है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा जो आपका कंदरौरी है, कंदरौरी जी कहाँ पे है, आपका कांगड़ा में है। तो ये थोड़ा सा जो वो आप लोग ध्यान रखना, क्लियर, इसके बारे में जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। कुछ समय पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनका वेब पोर्टल उन्नति और मोबाइल ऐप HPSIDC जो है वो उसको भी लॉन्च किया था, जहां पे मोबाइल ऐप से भी इनके बारे में, इनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में ट्रैक रख सकते हो। क्लियर। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए जो वो हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। और ये इस स्पेसिफिक टाइम पे इसने हिमाचल में जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं उनको सक्सेसफुली अवार्ड कर दिया गया, यानी कि 20 प्रोजेक्ट्स जो इनके द्वारा दिए गए हैं, जिनमें अर्बन सेक्टर के 12 हैं, टूरिज्म के 5 हैं, हेल्थ के 2 हैं और एनवायरनमेंट का 1 है। क्लियर। और जो फ्यूचर में पाइपलाइन में है, यानी कि जिनको अप्रूवल मिल सकता है, हो सकता है अगले इकोनॉमिक सर्वे में आप थोड़ा डिफरेंट चेंज देखो। टूरिज्म, अर्बन, हॉर्टिकल्चर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वर्क। टूरिज्म में 9, 4, 2, 2, 1 यानी कि 18 जो है वो आपके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी। प्राइवेट जो कंपनी है वो अपना पैसा लगाएंगे और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगे तो उसका जो जिम्मेवारी है वो किसका है, HPIDB का। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। क्लियर। तो देखो क्या समझे आप, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए क्या क्या है, HPIDB उसके लिए है, HPSIDC उसके लिए है, इंडस्ट्रियल एरियाज उसके लिए है। जो कॉटेज इंडस्ट्री है, HPKVIB कॉटेज इंडस्ट्री के लिए है, KVIC कॉटेज इंडस्ट्री के लिए है। इसके साथ साथ जो है वो आपका जो MMSY है ये फाइनेंस के लिए है, PMFMEPE ये माइक्रो फाइनेंसिस के लिए है, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए है। MRCB एंड सिंगल विंडो जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है। क्लियर। तो इजी है, आई थिंक ज्यादा मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्लियर। अब अगला चैप्टर देखते हैं, दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए कि इसमें किन किन चीजों के ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना है, किन किन चीजों को ज्यादा तवज्जो देनी है। 1 मिनट के लिए मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला चैलेंज किसी भी जगह के लिए है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जी एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, और एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में कितनी कर अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, यानी नेशनल लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो कैसा है। दूसरा, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो जो सेकंड प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है उनकी दिहाड़ी। ठीक है जी, कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन कुछ ना कुछ तो मिनिमम वेज होनी चाहिए। क्लियर। तो सेकंड जो इशू है वो है मिनिमम वेज। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जो दो मेजर इशू है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू और मिनिमम वेज का इशू, इसको कैसे एड्रेस किया गया, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई, उनका क्या स्टेटस है, वो सक्सेसफुली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वो हम लोगों को दूसरा हिस्सा या जो दूसरा पहलू इस चैप्टर का है जिसको कवर किया गया है, दैट इज सॉल्यूशन। तो देखो कुछ नहीं होता है, इस चैप्टर में दो चीजों की बात की गई होगी, प्रॉब्लम बताई गई होंगी कि भाई ये स्टेटस है, और साथ में सॉल्यूशन दिए होंगे कि देखो जी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके लिए ये देखिए सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने शुरू कर दिए कि भाई है ना 1-2 साल तक जो है वो कुछ पैसा दे देते हैं।
दूसरा जी ऐसा है कि इंश्योरेंस स्कीम्स जो है वो चलानी शुरू कर दी, ठीक है जी। तीसरा है कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट है तो स्किल डेवलपमेंट करनी शुरू कर देते हैं, ये सारे सॉल्यूशंस है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोग्राम जो वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रन कर रही है। अच्छा जी, मिनिमम वेजेस का प्रॉब्लम है तो मिनिमम वेजेस सरकार जो वो डिसाइड कर देगी कि अच्छा हिमाचल में इतना मिनिमम दिहाड़ी जो है वो आपको देना ही देना है, क्लियर, इससे कम नहीं दे सकते। तो कुछ नहीं है, इनमें दो हिस्सों की बात होती है कि दो प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व किया गया है, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो है उसमें कवर किया गया है। क्लियर, यहां तक कहानी सबको समझ आ रहा? तो सबसे पहले देखो मिनिमम वेज की बात की जाएगी तो मिनिमम वेज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पहले 275 थी, अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको 300 रुपया पर डे इंक्रीज कर दिया है। अगर मैं मंथली बात करूंगा तो 8,250 से 9,000 पर मंथ जो है वो इसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। क्लियर, डन, ये कहानी सबको समझ आ गया। तो पहला तो मिनिमम वेज का समझ आ गया। दूसरा आ गया एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब सबसे पहली बात यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयमेंट डाटा जो वो कलेक्ट किया जाता है ताकि पता चले, ये 1960 से हो रहा है, ताकि पता चले कि कितने लोग एम्प्लॉयड है कितने नहीं है, और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयड है प्राइवेट सेक्टर में कितने और पब्लिक सेक्टर में कितने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पब्लिक सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ऐसा बड़ा रेयर देखा जाता है। तो हिमाचल में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें टोटल 2,75,000 2,75,526 लोग एम्प्लॉयड है, और प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें 1,83,293 लोग एम्प्लॉयड है। क्लियर, और जो टोटल पब्लिक सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो आपकी 4,407 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, और जो प्राइवेट सेक्टर उसकी 1,814 है। क्लियर, जिनसे ये सारा एम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो हम लोगों ने डिराइव किया है। तो पहली बात समझ आई, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए कि कहां से डाटा आएगा। अब इसके साथ साथ कुछ दो स्कीम्स हैं, एक आपकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है ईएसआई, जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं कहाँ कहाँ, सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी, महतपुर, ठीक है जी, बतरी, गगरेट, पोंटा साहिब, कालाम, ये सारे है ना जी, गोलथाई, मंडी, रत्ती, नेरचौक, मंगड़ोटू, चक्कर, ठीक है जी, गुटकर, शोगी, म्यूनिसिपल एरिया ऑफ शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला, इन स्पेसिफिक एरियाज में जो वो इस स्पेसिफिक जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे स्टेट की तरफ से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ नो डाउट मिनिमम प्रीमियम भी यहाँ पे रहता है। तो ये स्कीम इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है, जिसमें 17,28,643 17,28,643 वर्कर्स जब उनको इस स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत जो है वो लेके आया जा चुका है। और ये स्कीम जो है वो 23,363 जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, उनमें रन की जा रही है। तो वर्कर्स को देखिए क्या चाहिए होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा उसमें दोनों की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जी, ठीक है जी, पैसा सेव होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को आप लोग यूज कर सकते हो। इंश्योरेंस में कुछ भी त्रासदी हो जाएगी तो आप ईएसआई को जो है वो यूज कर सकते हो। ईएसआई किन किन एरियाज में अवेलेबल है वो आप सारे का सारा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो अगर मान लो बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर, 1,000 पर मंथ जो है वो नॉर्मली यूथ को दिया जाता है, 2 साल तक मिलेगा, ताकि 2 साल तक जो उनको थोड़ा हेल्प सरकार के द्वारा किया जा सके। और लेटर सपोज कोई 50% से ज्यादा जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वहां पे 1,500 रुपया जो है वो दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 1,000 रुपीज। क्लियर, अभी तक 51,613 बेनिफिशियरीज को सरकार के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है वो दिए जा चुके हैं। क्लियर, इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये सोल्यूशन है, तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। क्लियर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है उसकी स्किल डेवलपमेंट की जा सके, उसके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बनाया जा सके। क्लियर, अब एक जो हमारा एशियन डेवलपमेंटल बैंक है, क्लियर, वो हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा है। तो एडीबी के द्वारा जो असिस्टेंस मिल रही है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्लियर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। ये कहां पे बनाया गया है? ये वाखना घाट में बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर। क्लियर, तो पहला जो है
पहला जो है वो ये हेल्प किया जा रहा है। और अगेन हिमाचल में 2 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी में स्किल डेवलपमेंट करो और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करो, क्योंकि यहाँ से जो है वो गाइड हेल्प ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना भी आसान है और हिमाचल में इनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ गया, ठीक है जी, पहला समझ आ गया। दूसरा, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम जो है जिसको नवधारणा कहा गया है, वो स्पेशल प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो वो सरकार के द्वारा या एडीबी के द्वारा जो वो स्पेसिफिकली एडीबी की कोलैबोरेशन या एडीबी की असिस्टेंस जो है वो हिमाचल में शुरू किया गया। साथ में सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स, रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स एंड मॉडल करियर सेंटर। देखिए मॉडल करियर सेंटर का मतलब होता है काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग, रूरल लाइवलीहुड सेंटर का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो लाइवलीहुड बताना कि जाओगे तुम्हें बताएंगे अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। सिटी का मतलब शहरों में, क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो जो आपका सिटी लाइवलीहुड सेंटर है वो देखो कहाँ बन रहा है, सुंदरनगर में बन रहा है जी, नाहन में बन रहा है, सिद्धभारी में बन रहा है और शमशी में बन रहा है। जो आपका रूरल लाइवलीहुड सेंटर है वो सदियाना मंडी में बन रहा है, प्रगति नगर में बन रहा है, क्लियर, डन। और इसके साथ साथ एक सीएलसी जो है वो आपका जो अभी इन प्रोसेस है, एक सीएलसी जो है वो आपका बिलासपुर में है, और 5 आरएलसी जो है जो इन प्रोग्रेस है, नालागढ़ है, नगरोटा में है जी, बंगाना, सिराज, चौपाल जो अभी इन प्रोग्रेस है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को 11 और एमसीसी यानी कि जो मॉडल करियर सेंटर्स हैं जहाँ पे करियर रिलेटेड एडवाइस, करियर काउंसलिंग की जाती है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, बद्दी, सोलन, डाडा सिब्बा, उदयपुर, काजा, क्लियर, यहाँ पे जो है वो इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्लियर। तो और इसके साथ साथ जो है वो एक हमीरपुर में भी एमसीसी बन रहा है, क्लियर, उसकी जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उसको अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है, क्लियर। तो ये सारे का सारा जो है वो आप सब लोग ध्यान रखिए, अभी इन प्रोसेस ही हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने प्रॉपरली काम करना नहीं शुरू किया। लेकिन अगेन समझिए, अंडरस्टैंड करिए कि इनको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इनको बनाने का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो क्या है। वो मेन पर्सपेक्टिव यही है कि किस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोगों की मदद की जा सके, किस तरीके से जो वो हिमाचल प्रदेश में लोगों की हेल्प की जा सके, क्लियर। जैसे अब कुछ जगह है ना, जैसे बाकी तो काफ़ी जगहें जो है वो सुनी सुनी ही हैं, जैसे सिद्धबाड़ी जो है वो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, ठीक है जी, कांगड़ा में है, शमशी जो है वो आपकी कुल्लू में है, क्लियर। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो नहीं आप लोगों ने सुनी होती है, तो फिर भी चलो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेंटर्स बन रहे हैं, डन। कहीं पार्शल है, कहीं कंप्लीटेड है, कहीं इन प्रोसेस हैं, कईयों में अभी है ना प्रॉपर इनोग्रेशन नहीं हुई है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन जगहों को थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना जो एडीबी के असिस्टेंस से बन रहे हैं, डन। इसके साथ साथ अगर मैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो की मैं बात करूंगा तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2019-20 में 55.6 थी, जो उत्तराखंड में देखिए 38 है, पंजाब में 37 है, हरियाणा में 32 है और इंडिया का एवरेज 38.2 है। तो हिमाचल जो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्लियर, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश। तो अगर हिमाचल प्रदेश में WPR की मैं बात करूंगा, देखिए PS और SS से ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा टेंशन न मतलब, इसमें प्रिंसिपल है और इसमें सेकेंडरी है, यानी कि मेन जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेन काम मैं पढ़ा रहा हूँ, सेकेंडरी में कुछ और कर रहा हूँ, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए 2018-19 में हिमाचल की 50.1% थी, बढ़ के जो वो 55.6% हो गई हुई है, क्लियर। रूरल एरियाज में 51.4%, अर्बन एरियाज में जो वो 39.0% जो है, क्लियर, जो 2018-19 में थी, और 19-20 में रूरल एरियाज में 57.4% और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे 47.5% जो वो हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्लियर। तो ये देखो जी, और ये देखिए ये फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन यानी कि जो महिलाएं हैं, फर्क देखो, हरियाणा में सिर्फ 11.2 जो वुमेन है परसेंट जो वुमेन है वो काम कर रही है जी, पंजाब में 17.4 है, इंडिया में 21.8 और हिमाचल में 50.3%, क्लियर। तो हिमाचल में जो एम्प्लॉयमेंट है या वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वहाँ पे मैं जेंडर पार्टिसिपेशन की भी मैं बात करूंगा, वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन, क्लियर। तो जेंडर एम्पावरमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाएगी तो हिमाचल में देखिए 3.7 है, क्लियर। ऑल इंडिया का 4.8 है, हरियाणा में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना है जी, पंजाब में 7.4 है, उत्तराखंड में 7.1 है, हरियाणा में 6.5 है। तो हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है,
क्लियर। तो यहाँ तक कहानी सबको समझ आया। तो ये था हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड थर्ड चैप्टर। तो इसको थोड़ा सा जो है वो आप लोग, सॉरी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थर्ड चैप्टर, तो इसके बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा डाटा जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। क्लियर। तो यहाँ तक सबको कहानी समझ आ रही है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया कहानी। अब लास्ट चैप्टर हमारा है, यहां से दो तीन तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आज का जो लास्ट चैप्टर हमारा है दैट इज योर पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन में बस कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डाटा है जिसको आप लोग याद रखिए। टोटल हाइड्रो पोटेंशियल हिमाचल की है 27,436 मेगावाट, जिनमें से जो हार्नेसेबल है यानी कि जितनी प्रोड्यूस की जा सकती है वो है 24,567 मेगावाट। याद रख लेना, शब्द हर वर्ड याद रखना। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सबको। इसके साथ साथ एक डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी जो है उसकी स्थापना की गई 2009 में। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर हुआ करता था। देखो कुछ नहीं है, पावर में हम लोग देखेंगे हिमाचल में पावर जनरेशन कितनी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे ये डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी है, क्लियर, या हिमुर्जा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके द्वारा कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स है वो रन किए जा रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा लेफ्ट राइट हमने नहीं करना है। तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी है इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये बेसिकली जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, पावर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के जितने भी हैं, उन सबका जो 5 मेगावाट से ज्यादा के हैं उनकी प्रॉपर असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की रहती है। इसकी जिम्मेवार रहती है सब कुछ क्लियरेंसेस लेना, जो एनवायरमेंटल इशूज हैं, सोशल इशूज हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग बहुत ज्यादा इशूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखते हैं। तो उनको जो संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की है। क्लियर। इसने अभी तक 438.4 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया गया है। इसके साथ साथ इसकी ये भी जिम्मेवारी है कैपेसिटी एनहांस करना, कि कोई एक प्रोजेक्ट है वो 2 मेगावाट है, उसका 5 कर देना, उसका 10 कर देना, उसका 15 कर देना। तो डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैपेसिटी देखिए कितनी कितनी कैपेसिटी एडिशन जो हुई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले छंजू, ठीक है जी, 13.2 मेगावाट की कैपेसिटी, चंबा डिस्ट्रिक्ट रावी बेसिन पे है, ठीक है जी। सोरांग आ गया 100 मेगावाट, किन्नौर सतलुज, करेरी 4.80 शिमला सतलुज, सावराकुडू 111 शिमला यमुना, ठीक है जी, बेसिन है। उसके बाद जी जेल आ गया आपका 2.4 कुल्लू ब्यास, मणियार 2 कुल्लू ब्यास, बजौली होली 180 चंबा रवि, लंबा दुग 25 मेगावाट कांगड़ा ब्यास। ये ना थोड़ा याद रख लेना कितने कितनी कैपेसिटी किस प्रोजेक्ट की है जी, ठीक है जी। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सबको पता ही है, आपके घरों में जो बिजली आ रही है उसके लिए आपको इसको धन्यवाद करना चाहिए। इसके अंतर्गत काफी स्कीम्स जो वो रन की जा रही है, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हिमाचल प्रदेश जो है, या पूरा वैसे तो सेंट्रल लेवल की स्कीम है कि हर घर में जो वो बिजली हो, ठीक है जी। 2014 में इस स्पेसिफिक स्कीम को सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि हर घर तक बिजली पहुंच सके। तो हिमाचल प्रदेश भी अब पहुंचा रही है हर घर तक बिजली। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि बहुत बार ना जब बिजली ट्रांसमिट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है वो लॉस्ट हो जाती है, तो उसको कैसे प्रॉपरली ट्रांसमिट किया जा सके, कैसे एफिशिएंट मीटरिंग की जा सके। तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जब आपके डिजिटल मीटर्स भी बनने शुरू हो गए, तो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो ट्रांसमिशन को और ज़्यादा बेटर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई, जिसको जो है वो हमारे यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो भी प्रॉपर उस पर काम कर रही है। नेक्स्ट है हिमाचल हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर जी। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो किस तरीके से, वैसे तो ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको भी पुश किया गया है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है। इसके साथ साथ जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है उसके लिए भी, स्पेशली जो थोड़े रिमोट एरियाज में लोग हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा बेटर नहीं रहती, जिसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट जो है हम लोगों को जो अप्लाइंसेज उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो उसके लिए भी स्कीम है जी। मुख्यमंत्री रोशनी योजना का मतलब है कि यहाँ पे पूरे गरीब लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर ने ली थी। अभी तक 17,550 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो स्टेट के अंदर इस स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत लोगों के लग चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं, कंप्यूटराइजेशन कर दो सब कुछ, क्लियर, अपना बिल जो है वो अपने पास आ जाए, प्रॉपर जो भी कैलकुलेशन है, क्लियर, आसान भाषा में कि अगर आपने बिल वगैरह भी भरना है तो उसको ऑनलाइन भर लो, ठीक है जी, बिल का पता वहाँ से लग जाएगा। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो लिए गए हैं। क्लियर। इसके साथ साथ ईआरपी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है जी। तो
ये अगेन ये इंटरनल की कैसे लोगों की सैलरी वगैरह जो भी करनी है, क्लियर, ये सारे का सारा जो वो ईआरपी सिस्टम के थ्रू जाता है, तो वो एचपीएससीबी का जो इंटरनल सिस्टम है वो हम लोगों को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है वो अगर एचपीएससीबी के अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूंगा तो वहां पे आपका साई कोठी स्टेज 1, 2, 3, देवी कोठी एंड हेल है, 67 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ये हम लोगों को जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ रायसन है, न्यू नोगली है, टिक्कर है, कुठार है, जिसमें रायसन 18 मेगावाट का है, 11 का न्यू नोगली है, 5 का जो है वो टिक्कर है और 5 का जो है वो आप कुठार है, क्लियर। ये भी एचपीएसईबी के अंतर्गत जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, क्लियर। जैसे रायसन जो है वो आपका कुल्लू में है, जो न्यू नोगली जो है वो आपका जैसे शिमला में है, टिक कुठार जो है वो आपका चंबा में है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज एचपीपीसीएल। एचपीपीसीएल हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि किस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको और ज़्यादा बेटर किया जा सके, क्लियर। ये बेसिकली बाकी जो कंपनीज हैं, ठीक है, ये टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज जो जैसे हमारा जो SGVNL है या NHPC है, उस लेवल पे इसको डिजाइन किया गया ताकि हाई टेक कंपनी, हाई टेक पावर कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए। तो जो जो प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे देख लीजिए। सबसे पहले जो है वो आपका कशांग प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिए 243 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, ये कहाँ पे आपका किन्नौर में है। नेक्स्ट जो है वो आपका सेंज है, सेंज जो है वो 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, क्लियर। सेंज जो है वो आपका कुल्लू में है, डन। इसके बाद जो सेवरा कुडू अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने 111 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, शिमला है। शोंगटोंग करचम है जी, ये आपका किन्नौर में है, 450 मेगावाट की कैपेसिटी है। छंजू 2 जो है ये आपका चंबा में है, रावी, ठीक है, 48.30 है। उसके बाद रेणुका जी 40 मेगावाट सिरमौर में है। सुरगुनी सुंदिया जो है वो चंबा में है, 48 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। थाना प्लॉन जो है वो आपका है ब्यास मंडी, 191 आ गया। नखथन जो है वो आपका 460 है, क्लियर, ये आपका जो है वो कुल्लू में आ गया, क्लियर। और उसके साथ साथ जो आपका किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आ गया 660, ठीक है जी, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री टॉन्स रिवर के ऊपर जो बन रहा है। तो ये सारे के सारा जो प्रोजेक्ट है इनकी पावर याद रख लेना बस। आई थिंक स्टेट डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैंने बता भी दी जितना, ठीक है जी, लेकिन आप इसको जो कैपेसिटी है इसकी उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये अब जो रिन्यूएबल यानी कि सोलर प्रोजेक्ट्स उनके साथ भी काम कर रही है। तो 2 प्रोजेक्ट याद रखोगे, एक बेरादोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, क्लियर, ये आपका बिलासपुर के अंदर है, 5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। दूसरा जो वो आपका अगलौर सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 10 मेगावाट की है, जो डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर है। तो इन 2 को याद रखेंगे सारे के सारे लोग। इसके साथ साथ हिमुर्जा है, हिमुर्जा का जो मेन काम है वो है किस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी है, स्पेसिफिकली जो सोलर एनर्जी है, क्लियर, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। तो हिमुर्जा के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जैसे सोलर कुकर जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए गए, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड किए गए। जो आप लोग देख रहे हो ना आजकल गाँव में घरों में भी लाइटें लग रही हैं और साथ में जो स्ट्रीट लाइट्स है वो बाकी जगहों पर भी लग रही है, पहले तो शहरों में लगा करती थी। तो ये भी जो पूरे प्रोजेक्ट है आपके हिमुर्जा के अंतर्गत जो है वो इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट जो है इसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है जो किसी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि ट्रैप की पूरी सोलर एनर्जी ट्रैप की और बैटरीज में स्टोर कर ली, क्लियर, वो ट्रांसमिशन नहीं रहती कि ट्रैप की और एक जगह के ऊपर जो उसको भेज दिया। इसके साथ साथ ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ पैनल्स बन रहे हैं, जहां से सोलर एनर्जी जो है उसको जो है वो प्रॉपरली टैप किया जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अप टू 5 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू भी जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही है, क्लियर। 2021 तक 4.80 मेगावाट कैपेसिटी तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है, क्लियर। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, दिसंबर 2021 तक 4.80 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमीशन कर दिया गया है, यानी कि आप लोग इनको यूज कर सकते हो। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 9.80 मेगावाट मार्च 2022 तक हो सकती है, क्लियर। इसके साथ साथ जो नीचे प्रोजेक्ट्स उनको आप लोग देख लो, ये सारा अलॉटमेंट। अब यार इतना डीप में तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टोटल अलॉटेड प्रोजेक्ट्स 743 हैं और कैपेसिटी उनकी 17,856.49 मेगावाट है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट है जहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर। तो लास्ट हमारा आ गया दैट इज माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट अप टू 100 किलोवाट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट अंडर स्टेट सेक्टर। तो यहाँ पे बस टोटल 12 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 4 कमीशन हो चुके हैं।
3 जो है वो उनको अलॉट किया गया है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे। कुछ नहीं होता, इसका मतलब है कि बिल्ड बनाओ, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर थोड़े टाइम तक ऑपरेट करेगा, पैसा कमाएगा, फिर सरकार को ट्रांसफर कर देगा, सरकार को दे देगा। तो वो सरकार के अल्टीमेटली जो है वो प्रोजेक्ट्स रहते हैं। क्लियर। और 5 जो है वो प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट स्टेज पे हैं, जहाँ पे अभी बात होगी है कि हो जाएगा, भी देखते हैं कि बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। क्लियर। तो ये कुछ आपके माइक्रो हाइडल हैं 600 मेगावाट प्रोग्राम। क्लियर। फिर कुछ आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगेन थोड़ा सा जो ये वाला जो डाटा है ना, ये थोड़ा याद रख लेना आप लोग, ये वाला, ये सारा बस। ठीक है, बाकी ज़्यादा टेंशन यहाँ से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे के जो है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग बाकी चैप्टर्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।